प्रिय छात्रों, आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे। अपकिरण की अवधारणाएं एवं माप, डिस्पर्सन के बारे में हम बताएंगे। इसके संबंध में थोड़ी सी थ्योरी हम चर्चा कर लें। विभिन्न माध्यमों के अध्ययन से ये स्पष्ट है कि पदमाला के एक प्रतिनिधि के रूप में है और पदमाला की सामान्य स्थिति को व्यक्त करता है। जो मीन मोड मीडियन है वो हमेशा एक सामान्य स्थिति को व्यक्त करता है। निसंदेह समंक श्रेणी के केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में माध्य अत्यंत उपयोगी है, परंतु श्रेणी की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं का आभास कराने में यह असमर्थ है। माध्य के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष के दुष्परिणाम के लिए कहावत है, लेखा ज्यों का त्यों कुनवा डूबा क्यों। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे गुरु डॉक्टर एस एन सिंह, जो कि कॉमर्स के डीन भी रहे, चेयरमैन भी रहे और प्राचार्य भी रहे, जब हम लोग उनसे पढ़ते थे तो वो एक उदाहरण देते थे कि एक प्रोफेसर कुछ छात्रों को लेकर पिकनिक पर गए और उन्होंने देखा कि सामने एक नदी है। तो एक स्टूडेंट से उन्होंने बोला कि इसका मेजरमेंट करो, कितने कितने फुट, कहाँ पर कितना गहरा है। ऐसी स्थिति में उन्होंने पहले स्टूडेंट को बोला तो उसने बताया कि सर यहाँ पर 5 फीट करीब गहरा है। पहले छात्र के द्वारा बताया गया 5 फीट, दूसरे छात्र के द्वारा बताया गया कि सर यहाँ पर 6 फीट गहरा है, तीसरे छात्र के द्वारा बताया गया कि 7 फीट गहरा है, चौथे छात्र के द्वारा बताया गया कि सर यहाँ पर 8 फीट गहरा है। अब चूंकि उनके साथ 4 छात्रों की टोली थी, इन्होंने क्या किया, एवरेज निकाला। 8 7 15 5 20 26। 26 में यदि उन्होंने 4 का डिवाइड किया तो ये आ गया लगभग 6.2। हर स्टूडेंट की एवरेज उन्होंने जब कैलकुलेट किया गया तो कितना उन्होंने देखा, 6.2। और साथ में जो छात्र थे उनकी हाइट लगभग 6.5 फीट करीब थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने बोला चलो भाई, एवरेज हमने निकाला है 6.2 और अपने सबकी हाइट है 6.5, इसलिए हम आराम से नदी क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन जैसे ही छात्र अंदर घुसे और जब देखा कि 6 फुट तक तो कोई समस्या नहीं हुई, जैसे ही 7 फीट करीब जहां गहरा था वहां पर अधिकांश जो बच्चे थे डूबने लगे। और इस प्रकार से यहां पर मीन मीडियन मोड का औचित्य खत्म हो गया। अब इसके दुष्परिणामों को रोकने के लिए हम सांख्यिकी के द्वारा अपकिरण की व्यवस्था की गई। अब यह अपकरण होता क्या है इसके बारे में बताऊंगा। सामान्य भाषा में जैसा कि कुछ इसके बारे में लिखा गया है मेरे द्वारा, केवल माध्य को ज्ञात करके हम समंकमाला के बारे में सही एवं पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। माध्य के साथ साथ आवृत्ति वितरण के आकार का ज्ञान भी सच्चे परिणाम पर पहुंचने के लिए आवश्यक है। अर्थात यह जानना आवश्यक है कि पदमाला का प्रत्येक पद माध्य से कितनी दूरी पर है या कितना बड़ा या छोटा है। इस विचलन की दूरी का फैलाव, बिखराव या विस्तार को ही हम अपकिरण कहते हैं। अपकिरण के अर्थ के बारे में कह सकते हैं, अपकिरण का माप 2 रीतियों पर निर्भर करता है। नंबर 1, प्रथम अर्थ में सीमाओं की रीति, जिसको मेथड ऑफ लिमिट कहा जाता है, और दूसरे अर्थ में विचलनों को माध्य अर्थात एवरेज ऑफ डिस्पर्सन के द्वारा निकाला जाता है। अब जो कैलकुलेशन मेथड है, सीमा रीति, पहली विधि कौन सी है? नंबर 1, सीमा रीति। सीमा रीति के बारे में कहा जाता है कि मेथड ऑफ लिमिट्स, मेथड ऑफ लिमिट्स। मेथड ऑफ लिमिट्स में 3 प्रकार की मेथड होती हैं। नंबर 1 या ए कह सकते हैं विस्तार, रेंज। नंबर 2
अंतर चतुर्थक, जिसको कहा जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। और नंबर 3 सतमक विस्तार। आज हम यहां पर चर्चा करेंगे विस्तार के संबंध में। विस्तार के बारे में कहा जाता है किसी समग्र श्रेणी में, विस्तार में क्या कहा जाता है, किसी समग्र श्रेणी में सबसे बड़े मूल्य और सबसे छोटे मूल्य का अंतर को उसका विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्तार कहा जाता है। इसके अंतर्गत भी 3 प्रकार की श्रेणियां होती हैं। श्रेणी के बारे में पहले आपको बता चुके हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान, इसमें केवल पद दिया रहता है, मार्क्स या आइटम जो भी हो, 10, 20, 30, 40, 50। अब व्यक्तिगत श्रेणी में रेंज ज्ञात करने के लिए फार्मूला है। फार्मूले के संबंध में हमने लिखा हुआ है R = M1 - M0। R का मीनिंग होता है रेंज, M1 का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट या मैक्सिमम वैल्यू, और M0 का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। इसके बारे में रेंज यानी विस्तार, अधिकतम मूल्य और दूसरा है मिनिमम मूल्य। मिनिमम मूल्य को हिंदी में कहा जाता है न्यूनतम मूल्य। अब इंडिविजुअल सीरीज के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि सबसे छोटा फिगर कौन सा है, 10, और सबसे बड़ा फिगर कौन सा है, 50। फार्मूले में हम पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू इन अबव फार्मूला। ये आ गया इक्वल टू M1 हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 50, माइनस M0 हमारा है 10, तो हमारा रेंज कितना आ जाएगा, R = 40 मार्क्स। तो रेंज विधि के द्वारा अधिकतम मूल्य में से जो दिया हुआ है उसमें से मिनिमम मूल्य को घटा देंगे, जो शेष बचेगा वही आपका आंसर कहलाएगा। अब इसके बाद नंबर 2 खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। खंडित श्रेणी की पहचान, इसमें पद के साथ आवृत्ति दी रहती है। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी 3, 7, 10, 12, 50। अब स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होगा कि हम क्या आधार लें। तो हमेशा ये ध्यान देना, जब जब हमें रेंज ज्ञात करना है तो हमें फ्रीक्वेंसी को ध्यान में नहीं देना है। किसको ध्यान नहीं देना है? फ्रीक्वेंसी को ध्यान नहीं देंगे। हमेशा डिफरेंस केवल आइटम में से निकाला जाएगा, फ्रीक्वेंसी में से नहीं निकाला जाएगा। अब फार्मूला क्या है, R = M1 - M0। हमारा मैक्सिमम कितना है, 50, और मिनिमम कितना है, 10, तो 50 - 10 = हमारा उत्तर कितना आ गया, 40 मार्क्स आ जाएगा। फार्मूला सब में वही रहेगा, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे कंटीन्यूअस सीरीज हो। अब इसके बाद तीसरा जो हम ले सकते हैं कंटीन्यूअस सीरीज,
इसी सवाल को हम कन्वर्ट कर लेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। कंटिन्यूस सीरीज की पहचान पद ग्रुप में दिया रहता है, साथ में फ्रीक्वेंसी दी रहती है। इसके अंतर्गत भी गणना करने के लिए ये मानेंगे कि ये दिया ही नहीं गया फ्रीक्वेंसी। अब इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 50। तो हम क्या करेंगे? 50 माइनस 0 इज इक्वल टू, हमारा आंसर आ जाएगा 50। तो ये ध्यान रखना है, विस्तार मेथड के अंतर्गत जब रेंज ज्ञात करते हैं या विस्तार ज्ञात करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू में से जो हमारा पद दिया रहता है उसमें से मिनिमम पद को घटा दिया जाता है, जो शेष बचेगा वही आपका आंसर कहलाएगा। थैंक यू।